नमस्कार, जुड़ जाइए। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। आपको पता है एसएससी जीडी की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है। 4 फरवरी से एग्जाम है और ये कब तक चलेगा दोस्त? 25 फरवरी तक चलेगा। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कंटिन्यूटी में हम प्रैक्टिस करेंगे, पिछले साल के प्रश्नों को भी शामिल करेंगे और उसके साथ जो संभावित प्रश्न हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए क्लास के साथ। तो क्लास अगर पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? इतना सा कंट्रीब्यूशन आपका चाहिए। शुरू करते हैं हम क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? भारत में पहला लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? भारत में पहला लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जल्दी से देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या लॉ सेक्रेटरी। तो ध्यान देंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या लॉ ऑफिसर कहा जाता है? भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर नहीं। भारत के महानियंत्रक को, भारत के अटॉर्नी जनरल को, कानूनी सचिव को। तो जो कानून मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में सेक्रेटरी होते हैं, क्या उन्हें लॉ मिनिस्टर कहा जाता है? तो देखो ध्यान देंगे, यहां पे जो कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, प्रथम कानून अधिकारी जो होता है, वो होता है दोस्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसका संविधान में क्या प्रोविजन दिया हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है संविधान में? तो ध्यान देंगे आप, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। क्या? भारत का महान्यायवादी। ध्यान रखेंगे, भारत का महान्यायवादी। इसे कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। इसे कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है दोस्त। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सर्वोच्च कानून अधिकारी कहा जाता है। संविधान में इसका प्रोविजन कहां दिया है? तो अनुच्छेद 76 में दिया है। कहां दिया है? अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक और खास बात, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का पार्ट होता है। तो जब हम बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका की, जब हम बात करते हैं केंद्रीय कार्यपालिका की दोस्त, तो केंद्रीय कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो राष्ट्रपति का आता है। सबसे पहले जो नाम आता है वो राष्ट्रपति का आता है दोस्त। और दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति आते हैं। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद आती है। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कौन आएगा? मंत्री परिषद। क्या आएगी? मंत्री परिषद आएगी। और मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है दोस्त, भूलेंगे नहीं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चौथे नंबर पर आता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी कौन दोस्त? भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ दीज 4 पर्सन्स। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट, second one is vice president, third one is prime minister with council of minister, and last one, that is number 4, is attorney general of India, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, इसे लोग ये क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखता है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उसमें भी इसे हिस्सा लेने का अधिकार है। बस वोट नहीं कर सकता किसी भी बिल पर, बस वोट नहीं कर सकता किसी भी बिल पर। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। ये क्वालिफिकेशन की बात करें, हम क्वालिफिकेशन की बात करें, योग्यता की बात करें, तो क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की क्वालिफिकेशन ठीक वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है।
सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है वही योग्यता भारत का महान्यायवादी बनने की होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और इनका जो टेन्योर है वो सरकार पे डिपेंड करता है। जब तक सरकार रहेगी तब तक वो रहते हैं, क्योंकि नई सरकार आएगी वो बदलाव कर देगी। समझ गए? तो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये रिजाइन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो आंसर क्वेश्चन का क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया भाई, आगे चलें हम। द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार का आधिकारिक कानूनी सलाहकार कौन होता है? अब यहां बात हो रही है दोस्त राज्य सरकार की। अब यहां बात किसकी हो रही है दोस्त? राज्य सरकार की बात हो रही है। राज्य सरकार के लिए लीगल एडवाइजर का काम कौन करता है? राज्य सरकार के लिए लीगल एडवाइजर का काम कौन करता है दोस्त? कानूनी सलाहकार कौन होता है राज्य सरकार का? तो देखो वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो जिस प्रकार हमने पिछली स्लाइड में देखा, पिछले क्वेश्चन में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है या राज्य का जो लीगल एडवाइजर होता है वो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। ध्यान रखेंगे, महाधिवक्ता। क्लियर? इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 165 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जो आर्टिकल है वो 165 है। तो दोस्त हम बात कर रहे हैं राज्य का महाधिवक्ता। किसकी बात कर रहे हैं? राज्य का महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं हम। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं हम। और इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, वो आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 165 में है। कितने में है दोस्त? 165 नंबर का जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का 165 नंबर का जो आर्टिकल है वो डील करता है भारत राज्य के महाधिवक्ता से। तो जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का लीगल एडवाइजर होता है और राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जिस प्रकार हमने बात की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की योग्यता क्या होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता होती है वही योग्यता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए होती है। ठीक उसी प्रकार एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए क्वालिफिकेशन कौन सी होती है? जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता होती है, ठीक वही योग्यता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने की होती है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आंसर क्या होगा? एडवोकेट जनरल। आई होप क्लियर है यहां तक सारी चीजें। जल्दी से कमेंट करके बता दें सारी चीजें क्लियर हैं। आगे हम बात करेंगे हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। यहां बात हो रही है कुतुब मीनार की दोस्त। यहां बात किसकी हो रही है? कुतुब मीनार की बात हो रही है। तो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ, उसमें इन चारों में से किसका सहयोग नहीं था? क्या पूछा है? इन चारों में किसका योगदान नहीं था? तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। इल्तुतमिश का भी योगदान है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। फटाफट से बता दीजिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बताइए भाई। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम बात करें तो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, है ना, 1193 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 1368 के आसपास इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। 1368 के आसपास इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। 1193 में इसने शुरू कर दिया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का रोल है क्या? अलाउद्दीन खिलजी का रोल है क्या? नहीं है जी। फिरोज शाह तुगलक का रोल है क्या? बिल्कुल है जी। इसका रोल
बिल्कुल है। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी का कोई रोल नहीं है। तीसरे का आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेसमेंट बनवाया था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बेसमेंट बनवाया था इसका, है ना, और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया था, कंप्लीट किया था, पूरा किया था। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित चार में से किसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में नहीं था, तो वो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न की तरफ चलें। हु वॉज द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? किताब उल हिंद किसने लिखी दोस्त बताओ? हसन निजामी, मिनाज उस सिराज, अल बरूनी और शाम से सिराज आफिफ। बताओ, चौथे का आंसर बता दो जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ। फोर्थ, किताब उल हिंद किसने लिखी? तो किताब उल हिंद ये किसने लिखी? अल बरूनी। किसने लिखी? अल बरूनी ने लिखी। अल बरूनी ने लिखी। और अल बरूनी कहां से बिलोंग करता था? ये था उज्बेकिस्तान से। कहां से? उज्बेकिस्तान। अल बरूनी एक विदेशी यात्री था। अल बरूनी एक विदेशी यात्री था, उज्बेकिस्तान से ये बिलोंग करता था। ठीक है, तो चौथे का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चौथे का आंसर क्या होगा दोस्त? सी आंसर हो जाएगा कि किताब उल हिंद किसने लिखी। प्रश्न है आपके सामने, आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आपके लिए क्वेश्चंस हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं अभी या बाद में देखें तो वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी? अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी? किसने लिखी? अकबरनामा किसने लिखी? बता दो भाई, जल्दी से बता दो। और तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी ये किसने लिखी? तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? जल्दी से बता दो, ये फेमस किताब है। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? और तीसरा, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी का तात्पर्य, गज ए सिकंदरी का तात्पर्य किससे है? किससे है? बताओ भाई, गज ए सिकंदरी का तात्पर्य किससे है? ये तीन सवाल, तीन कमेंट जल्दी से कर देंगे। अकबरनामा किसने लिखी, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी, और गज ए सिकंदरी का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गज ए सिकंदरी? गज ए सिकंदरी जो है उसका पर्पस क्या है, क्या तात्पर्य है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्लियर है? आगे चला जाए, चलो देखो आगे। Which of the following is the largest vegetable producing country in the world? Largest vegetable producing country in the world. विश्व में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन, विश्व में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इन चार में से बताएं, इन चार में से बताइए विश्व में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना है। कौन है? चाइना है। चाइना जो है सब्जी उत्पादन में सबसे टॉप पर है। चाइना सब्जी उत्पादन में, चाइना सब्जी उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। प्रमुख या कहें सर्वोच्च स्थान है इसका, इसका सर्वोच्च स्थान है दोस्त चाइना का। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? FAO की रिपोर्ट है। अब क्या है ये FAO? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्त? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है, ये फुल फॉर्म तो एग्जाम में पूछा जाता है, बात आती है इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है दोस्त रोम, रोम इटली। कहां पर है?
रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। एग्रीकल्चर से संबंधित ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर से संबंधित ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे बात करें हम, According to the Article 82 of the Constitution of India, the allocation of seats in Lok Sabha to the states is on the basis of, हम जानते हैं कि आर्टिकल 82 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 बात करता है राज्यों को लोकसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में। आर्टिकल 82 82 भारतीय संविधान का बात करता है कि लोकसभा की जो सीट है वो राज्यों में किस प्रकार बांटी जाएंगी और किस आधार पर बांटी जाएंगी। तो ध्यान देंगे, आर्टिकल 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लोकसभा की सीट का बंटवारा करता है राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र शासित प्रदेशों में, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीट आवंटन होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती हैं कि किस राज्य को कितनी सीट दी जाएंगी लोकसभा की, उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं दोस्त? उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती हैं, जनसंख्या पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, लेकिन बात आती है कि कौन सी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सीट्स एलोकेट की जाती हैं या की गई हैं अभी तक। तो अभी तक जो इस्तेमाल होता है वो 1971 होता है, अभी तक जो इस्तेमाल होता है वो 1971 यानी कि 1971 की जो जनगणना है, 1971 की जो जनगणना है उसमें जो जनसंख्या है वो जनसंख्या को आधार मानकर सीटों का बंटवारा होता है। तो ध्यान रखेंगे 1971 का सेंसस, 1971 का सेंसस। अब ये 2026 तक यही 543 सीट रहेंगी, 2026 तक 543 सीट रहेंगी। 2026 के बाद यानी कि 2026 में हो सकता है 1971 की जगह 2001 भी लिया जा सकता है। अब 1971 के बाद 1991 लिया जा सकता है, 2001 भी लिया जा सकता है। सेंसस जो इस्तेमाल किया जाता है लोकसभा की सीटों के बंटवारों को संबंध में रखते हुए। तो अभी तो फिलहाल ध्यान रखिए 2026 तक तो ये इतनी ही सीट रहेंगी, 2026 तक ये इतनी ही सीट रहेंगी। ठीक है, जो नया संसद भवन बना है, नया संसद भवन जो बना है जिसे टाटा ने बनाया है, किसने? टाटा ने बनाया है। इसमें लोकसभा की सिटिंग कैपेसिटी, लोकसभा में बैठने की सीट कितनी रखी गई है? 888। और राज्यसभा में सीट कितनी रखी गई है? करीब 374। ठीक है, और ज्वाइंट सिटिंग के लिए कितनी रखी गई है? ज्वाइंट सिटिंग के लिए इनका टोटल कर दो तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए आ जाएगा। तो ये नया संसद भवन है। अब जो पुराना संसद भवन है उसमें अब प्रोसीडिंग, उसमें ये सेशन सत्र संसद के नहीं चलते हैं, अब नई संसद भवन में चलते हैं। तो पुरानी संसद भवन खाली हो गई है। पुरानी संसद भवन का नाम क्या रखा है? संविधान भवन। पुरानी संसद का नाम क्या है? ये पुरानी संसद ओल्ड पार्लियामेंट का नाम है। अब संविधान भवन रख दिया है उसका नाम, और नया संसद भवन जो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है, इसमें अब जो है सत्र चलाए जाते हैं संसद के। इतनी जानकारी क्लियर है, याद रखेंगे आप। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। व्हाट इज द कोरम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? बहुत बढ़िया भाई। लोकसभा या राज्यसभा, इनमें कम से कम उपस्थिति कितनी होनी चाहिए जिससे वो हाउस चल सके? तो कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कम से कम सदस्यों की उपस्थिति। कम से कम सदस्यों की कितनी उपस्थिति होनी चाहिए? कितनी उपस्थिति
होनी चाहिए, जिससे लोकसभा उस दिन चले, राज्यसभा उस दिन चल सके। तो वो है दोस्त 1/10। कितना? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। यानी कि जब जब हम लोकसभा की बात करेंगे, जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के लिए कम से कम कितने सदस्य उस दिन आए, तब वो हाउस चलेगा। लोकसभा के स्पीकर तब उस हाउस को चलाएंगे। कम से कम कितने सदस्य आए, तो लोकसभा के लिए कोरम हो जाएगा, वर्तमान में सीट है 543, 543 का 1/10, यानी कि लगभग 50 प्लस, है ना, ये हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य आए जब वो राज्यसभा चलेगा, तो 245 है वर्तमान में, इसका 1/10। ठीक, तो ये कोरम हो जाएगा लोकसभा राज्यसभा का कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स राणा सांगा फॉट अगेंस्ट बाबर? राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? भाई बता दो, जल्दी से बताओ। राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सी? तो बैटल ऑफ खनवा, खनवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में। क्लियर है भाई? 16 मार्च 1527 को। कब हुआ? 16 मार्च 1527 को। बाबर, यहां बाबर और राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा, इनके बीच में युद्ध होता है, इनके बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध को कहते हैं खनवा की लड़ाई, खनवा की लड़ाई, खनवा की लड़ाई। कब होती है? 15 मार्च 1527 को, 15 मार्च 1527 को। और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इसको गाजी की उपाधि मिलती है। बाबर को कौन सी उपाधि मिलती है? गाजी की उपाधि मिलती है। तो खनवा का युद्ध जो राणा सांगा और बाबर के बीच में 15 मार्च 1527 को लड़ा गया था, 15 मार्च 1527 को लड़ा गया था, उसमें बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है। बाबर जीत जाता है तो बाबर को एक टाइटल मिलता है, एक उपाधि मिलती है। कौन सी उपाधि है वो? गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि। ठीक है भाई, याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है, याद रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। सवाल आपके लिए है, सवाल आपके लिए है। देखो सवाल नंबर 2, इस क्लास का सवाल नंबर 2 वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसकी तारीख बताना, इसका टाइम बताना है आपको, कब हुई है, टाइम बता दीजिए इसका। पानीपत का प्रथम युद्ध, टाइम बता दीजिए। बहुत अहम युद्ध है ये, सत्ता परिवर्तन हो गया इसमें, समझ रहे हैं? कौन मारा गया इसमें, कौन जीता, कब हुआ, जल्दी से कमेंट करके बता दो आप इसको। आगे देखिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट? IARI का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है? IARI का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है भाई? जल्दी से बता दो। तो देखो, श्रीनिवास राव, किसे बनाया गया है? श्रीनिवास राय को। कब बनाया गया है? दिसंबर में, दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इनको नया डायरेक्टर बनाया गया है। इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ये NAARM हैदराबाद के डायरेक्टर थे। पहले ये कहां थे? पहले ये NAARM हैदराबाद, हैदराबाद के डायरेक्टर थे ये पहले। लेकिन अब इन्हें क्या बनाया गया है? IARI का नया डायरेक्टर बनाया गया है दिसंबर 2024 में। समझ आई मेरी बात? आगे देखिए, Who was appointed as the new DG डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF? CRPF का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? CRPF का नया डायरेक्टर जनरल,
तो देखो 31 दिसंबर 2024 को 31 दिसंबर 2024 को बिटुल कुमार को, किसको? बिटुल कुमार को 31 दिसंबर, बिटुल कुमार को 31 दिसंबर 2024 को सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर बनाया गया है। और ये हैं कौन? ये आईपीएस ऑफिसर हैं 1993 बैच के, 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ये बिटुल कुमार, जिन्हें सीआरपीएफ का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है दिसंबर 2024 में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपके लिए खास आज की बात कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे हर क्लास के बाद में, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है, क्वेश्चन बनेंगे। तो ये है हमारा पहला क्या है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है अमरावती का स्तूप। क्या है भाई? अमरावती का स्तूप। क्या है ये अमरावती का स्तूप? तो देखो, इसको धान्य कटक स्तूप भी कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एक एक लाइन ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। अमरावती का जो स्तूप है इसको धान्य कटक स्तूप, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, धान्य कटक स्तूप भी कहा जाता है ना? और महाचैत्य भी कहते हैं, महाचैत्य भी कहते हैं। तो अमरावती स्तूप के दो नाम कौन से? धान्य कटक स्तूप और महाचैत्य। क्लियर? याद रखेंगे। गुंटूर में है ये। खोजकर्ता कौन है इसके? कर्नल मैकेंजी। 1797 में कर्नल मैकेंजी ने इसको खोजा था। उत्खनन किसने किया था? इलियट। 1840 में इसको उत्खनन किया गया था। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ और यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। अमरावती का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। उसके बाद सातवाहनों ने इसका विकास करवाया। जो सातवाहन वंश आया, मौर्य वंश के बाद जो सातवाहन वंश आया, उसने इसका विकास करवाया। बनवाया किसने? अशोक ने बनवाया अमरावती स्तूप। ये मुख्य बौद्ध स्तूप है, ये मुख्य बौद्ध स्तूप है जिसमें जातक कथाओं का आकलन है। याद रखेंगे। अब मनु से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है। मनु स्मृति। मनु, तो मनु ने तलाक एवं विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी थी। मनु ने तलाक करना या विधवा का पुनर्विवाह करना इसकी अनुमति नहीं दी थी। मनु स्मृति में 60 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। मनु ने पुत्रों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सेदार माना है। मनु ने 7 प्रकार के दास बताए हैं। मनु ने ब्राह्मणों को शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति नहीं दी है। मनु ने ब्राह्मण को शूद्र की कन्या के साथ विवाह की अनुमति नहीं दी है। मनु ने विधवाओं के लिए मुंडन का प्रावधान किया कि जो विधवा हो जाए उसके बाल कटवा दो, मुंडन करवा दो, ये मनु ने कहा। स्त्रियों को वेद पढ़ने से मना किया गया है मनु के अनुसार। मनु ने आजीविका के चलाने के लिए अध्यापक का कार्य करने वालों को उपाध्याय कहा है। मनु ने आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए अध्यापक का जो कार्य है, वो जो अध्यापक का कार्य कर रहे हैं उन्हें उपाध्याय बोला है। ठीक। और निशुल्क शिक्षा देने वालों को आचार्य कहा गया है। तो आचार्य वो जो निशुल्क शिक्षा दें और उपाध्याय वो जो पढ़ाएं। ठीक है। अधिकारियों को मनु ने भूमि दान के माध्यम से भुगतान देने का समर्थन किया है। जो अधिकारी साम्राज्य में काम कर रहे हैं उनको सैलरी की जगह भूमि दान दे दो, इसका समर्थन किया है उन्होंने। ठीक है भाई। तो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार कमेंट जरूर करना है सभी लोगों को जो क्लास देख रहे हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।